24 दिसंबर 1999 काठमांडू से उड़ान भरने वाला एक सामान्य सा विमान कुछ ही मिनटों में भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा के घेरे में आ जाएगा। और दिल्ली में बैठे कुछ लोग एक ऐसा फैसला लेंगे जो आज भी सवालों के घेरे में है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 178 यात्रियों के साथ जैसे ही भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई, 5 हथियारबंद आतंकियों ने उसे हाईजैक कर लिया। विमान को अमृतसर उतारा गया। जमीन पर समय था और आसमान में दहशत। इसी बीच दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट कर दिया गया। ब्लैक कैट कमांडो तैयार थे। सवाल सिर्फ एक था, क्या ऑपरेशन अभी किया जाए? अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान खड़ा था। आतंकियों ने ईंधन मांगा। स्थानीय अधिकारियों ने देरी की रणनीति अपनाई। रनवे पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी कर दी गईं ताकि विमान उड़ान न भर सके। लेकिन इस देरी में एक और देरी जुड़ गई। दिल्ली से स्पष्ट आदेश नहीं आ रहा था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री जसवंत सिंह, हर कोई स्थिति की गंभीरता समझ रहा था। पर एक और डर था, अगर कमांडो ऑपरेशन विफल हुआ तो 178 जिंदगियां, लाइव टेलीविजन कवरेज और अंतर्राष्ट्रीय अपमान। NSG के कमांडो पालम से उड़ान भरने को तैयार थे, लेकिन अमृतसर तक पहुंचने में समय लगना था। और जब तक वे पहुंचते, विमान अचानक ईंधन लेकर उड़ गया। बाद में कई रिपोर्टों में सामने आया कि स्थानीय स्तर पर समन्वय की कमी थी, स्पष्ट आदेशों का अभाव था और शायद राजनीतिक हिचक भी। विमान लाहौर पहुंचा। पाकिस्तान ने पहले उतरने से इनकार किया, फिर ईंधन दिया, फिर दुबई और आखिरकार कंधार, अफगानिस्तान, जहां तालिबान की सत्ता थी। अब ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं रहा था, ये भारत पाक संबंधों, अफगानिस्तान की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जटिल जाल बन चुका था। दिल्ली में खुफिया एजेंसियां, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो सूचनाएं जुटा रही थीं। आतंकियों की पहचान सामने आने लगी। उनकी मांग थी 3 कुख्यात आतंकियों की रिहाई, जिनमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था। सरकार के सामने 2 रास्ते थे। पहला, कठोर रुख, ऑपरेशन या लंबी बातचीत जिसका अंजाम अनिश्चित था। दूसरा, मांग मान लेना ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके। लेकिन क्या यह फैसला भविष्य के आतंक को जन्म देगा? NSG को कंधार भेजने का विकल्प भी था, पर विदेशी जमीन, तालिबान का नियंत्रण, स्थानीय समर्थन का अभाव, ये मिशन लगभग आत्मघाती हो सकता था। कूटनीतिक चैनलों से तालिबान से संपर्क किया गया, पर क्या उन पर भरोसा किया जा सकता था? दिन बीतते गए। विमान के भीतर हालात बिगड़ रहे थे। एक यात्री रुपिन कात्याल की हत्या कर दी गई। ये संदेश था, समय खत्म हो रहा है। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने 3 आतंकियों को रिहा करने का फैसला किया। विदेश मंत्री जसवंत सिंह स्वयं कंधार गए। यात्रियों को रिहा किया गया। देश ने राहत की सांस ली। लेकिन सवाल वही रह गया, क्या अमृतसर में NSG को तुरंत हरी झंडी मिल जाती तो कहानी अलग होती? क्या राजनीतिक नेतृत्व को मीडिया, जनभावना और संभावित असफलता का डर रोक रहा था? या खुफिया इनपुट इतने अस्पष्ट थे कि जोखिम लेना असंभव लग रहा था? बाद की जांचों और संसदीय चर्चाओं में समन्वय की कमी, निर्णय में देरी और स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर के अभाव की बात सामने आई। पर किसी एक व्यक्ति या संस्था पर उंगली नहीं उठी। ये एक सामूहिक निर्णय था जिसमें हर विकल्प जोखिम से भरा था। मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की। आने वाले वर्षों में कई बड़े हमलों में उसका नाम जुड़ा। इतिहास ने इस फैसले को बार बार परखा। IC-814 का अपहरण सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं था, ये उस पल की कहानी थी जब सरकार को तय करना था, आज की 178 जिंदगियां या कल की अनदेखी आशंकाएं। कभी-कभी राष्ट्र के फैसले बंद कमरों में लिए जाते हैं, लेकिन उनकी गूंज दशकों तक सुनाई देती है।